साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसके तहत दिसंबर 2021 के मंथली करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कि 145 पेजेस की मैगजीन है। और इसमें आप जो विषय सूची दी गई, इसमें आप देखेंगे पूरे करंट अफेयर को पूरे 10 सेक्शन के तहत कवर किया गया है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे मैगजीन को कैसे कंप्लीट करूंगा वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो यहाँ पर जो भी ये 10 सेक्शन है उसको और सब सेक्शन में बांटते हुए जो टॉपिक वाइज है उस पर मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता जरूंगा, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लेंदी ना हो। और आपसे मेरा अनुरोध यही है कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और अपने सुझाव दें, जिससे कि मैं इसको और अधिक आपके लिए उपयोगी बना सकूं। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं इसको 1 महीने के अंदर अंदर पूरे मंथली मैगजीन को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एवं गवर्नेंस के तहत जो इसमें पहला टॉपिक दिया गया है, अधिकारों एवं कर्तव्य का संतुलन, बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, इसके बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में। तो चर्चा में क्यों था यह? तो हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने संविधान दिवस समारोह, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, के दौरान मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य संतुलन बनाने की वकालत की। अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में यदि बात करें तो मौलिक अधिकार उन दावों को प्रदर्शित करते हैं जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार अर्थात इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स शामिल है। एक समाज या राष्ट्र वैधानिक, सामाजिक या नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज तथा इसके मानदंडों के एक भाग के रूप में अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे वेदों में रित मतलब प्राकृतिक व्यवस्था या सत्य, रित के आधार पर धर्म अर्थात कर्तव्य और कर्म अर्थात क्रिया के सिद्धांत दिए गए हैं। वर्तमान भारत में अधिकार और कर्तव्यों की बात करें तो यहां पर हमें संविधान के भाग 3 के तहत कुछ मूल अधिकार दिए गए। तो जो मूल अधिकार दिए गए उनको एक बार पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो इन मूल अधिकारों को भी कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। और वहीं पर संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो इस प्रकार से आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक जो है ये आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। आगे चलते हैं। इसमें तो वर्तमान भारत में अधिकार और कर्तव्यों की यदि बात करें, यहां आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, मैं गलत बोल गया। जो आपके मूल अधिकार हैं भाग 3 के तहत, ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। मैंने 32 बोल दिया, वो गलत है, 12 से 35 तक है। तो देखिए, भारत का संविधान लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला एक प्रमुख दस्तावेज है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जबकि भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्यों, भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भाग 4 में नीति निषेध तत्व है और भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ऐसे मुख्य कर्तव्य हैं जिनका प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी एक बार पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे भाग 4A में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ये संविधान में शुरुआत में शामिल नहीं थे। इसे जो है पहले 10 कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 51A है, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाया गया, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ये जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करे। अब कौन कौन से 11 कर्तव्य हैं? तो देखिए, 51A का A जो है वह है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 51A का B जो है यह है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। C है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। तथा D जो है इसका देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे। वहीं पर 51A का E जो है भारत के सभी लोगों में एकता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म,
भाषा और क्षेत्र या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से ऊपर हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। वहीं 51A का F है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखे। जबकि 51A का G है वन झील नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। वहीं 51A का H है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। और वहीं 51A का I है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। जबकि J में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करे, जिससे देश सदा प्रगति और करे और नई उपलब्धियां हासिल कर सकें। जबकि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, वह के तहत जोड़ा गया है। यह है यदि कोई नागरिक माता पिता या अभिभावक है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए कुछ अधिकार जो हैं वो भाग 3 के बाहर भी, ऐसा नहीं कि सारे अधिकार आपको भाग 3 में ही दिए गए, कुछ अधिकार भाग 3 के बाहर भी दिए गए। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300A में दिया गया है, ये पहले मूल अधिकार था, बाद में इसे 300A में रख दिया गया। अब यह जो है मौलिक अधिकार ना होकर एक संवैधानिक अधिकार बन गया है। यद्यपि अधिकार और कर्तव्य दोनों अनिवार्य है तथा वर्तमान भारत में अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों के पालन को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए जीवन के अधिकार तथा वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता दोनों प्रायः चर्चा में रहते हैं, किंतु यदि कर्तव्यों की बात करें तो कुछ दायित्वों जैसे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अलावा अन्य के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने के लाभों की यदि बात करें तो सबसे पहला है कि ये पूरक प्रकृति के हैं। कैसे? प्रत्येक अधिकार दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने से संबंधित एक दायित्व के साथ आता है। उदाहरण के लिए मीडिया को वाक् एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही यह भी कर्तव्य है कि वह दूसरों की निजता का भी सम्मान करें। तो ये एक प्रकार से ये दो क्या है, अधिकार और कर्तव्य पूरक है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव। यद्यपि विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ राज्य का उत्तरदायित्व है तथा कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम अधिकांश आबादी किसी बाहरी दबाव के बगैर कानून का पालन करे। अगला है शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने में सहायक है दोनों। देखिए अधिकारों तथा कर्तव्यों को साथ शामिल किए जाने से लोगों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में सहायता मिलती है। रचनात्मक जुड़ाव में प्रशासन को सहायता मिलती है। यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा यह हिंसा से जुड़े कृत्यों और सभी प्रकार के भेदभावों को भी हतोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का ईमानदारी से सम्मान प्रथम मौलिक कर्तव्य है, या पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो यही है, कहा गया है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो प्रथम मौलिक कर्तव्य है तो ईमानदारी से सम्मान करते हैं तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार हिंसा त्यागने का निर्णय समाज की जीवंतता और बहुलतावादी प्रकृति को संरक्षित करने में सहायता करता है। अब अगला पॉइंट है राज्य को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना। देखिए राज्य जो है लोगों की सहायता के बगैर सभी अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य को सबकी शैक्षिक तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता या उन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं अथवा करों का, टैक्सेस का भुगतान करके संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। अगला जो पॉइंट है, केवल स्वहित एवं स्वकल्याण या स्वार्थपूर्ण जैसी संकीर्ण प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक हैं ये दोनों अधिकार और कर्तव्यों को एक साथ रखना। देखिए राज्य साझी मानवता और दूसरों के अधिकारों के लिए वास्तविक सम्मान दोनों ही लोगों द्वारा स्वार्थ पर नियंत्रण पाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक है। जैसा कि कर्तव्य के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी में ज्यूसेफ मेस्सिनी ने कहा है। इनका कहना है कि अस्तित्व के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में खुशहाली के सिद्धांत के जरिए हम केवल अहंकारी या स्वार्थी मनुष्य उत्पन्न करेंगे। इसलिए हमें एक ऐसा सिद्धांत खोजना होगा जो मनुष्य को उसके स्वयं के सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करे, उसे स्थिरता, आत्मबलिदान की शिक्षा दे और उसे उसके साथियों के साथ एकजुट करे। यही कर्तव्य का सिद्धांत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ रखने से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं। पहला, स्वरूप की भिन्नता। देखिए प्रत्येक मनुष्य द्वारा कुछ अधिकार जन्म के समय से ही अर्जित कर लिए जाते हैं, किंतु कर्तव्यों के पालन
हेतु सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिकार कर्तव्यों के अग्रदूत होते हैं। मूलभूत गरिमा और अधिकारों की पूर्ति के बिना लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के बगैर दूसरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आदि का सम्मान करने संबंधी कर्तव्यों के पालन किए जाने की अपेक्षा करना कठिन है। अगला है वैधानिक स्थिति में भिन्नता का होना। देखिए, मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता न्यायालय में इनकी परिवर्तनीयता है। मतलब यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालयीय रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय बनाया जा सकता है अथवा उपचार की मांग की जा सकती है। हालांकि मौलिक कर्तव्य गैर परिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं। ये संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों की केवल व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन या सहायता करते हैं। ऐसा कहा गया है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स का जो मामला 1983 का मामला था उसमें। अगला है राज्य को उसके उत्तरदायित्वों से एक संभावित छूट मिलती है। देखिए, विधि का शासन और मानवाधिकारों का संरक्षण राज्य के उत्तरदायित्व है, जिसके लिए उसे विधि के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कर्तव्यों का पालन न होने के कारण अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई है। अगला है अधीनता का जोखिम का होना। लोकतंत्र में संविधान की मूलभूत इकाई एक व्यक्ति होता है। अधिकारों की भांति कर्तव्यों पर समान ध्यान देने से सामूहिक इच्छा के प्रति व्यक्तिगत अधीनता स्थापित होने का जोखिम होता है। वहीं अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति की बात करें तो कर्तव्यों से जुड़ा एक अन्य मुद्दा इसके अस्पष्ट स्वरूप तथा कुछ धार्मिक सिद्धांतों के साथ इसके टकराव से संबंधित है। उदाहरण के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों में व्यापक विविधता विद्यमान है। समय समय पर अन्य सिद्धांतों के साथ इनकी परस्पर विरोधी व्याख्याएं सामने आती रही हैं, तो यह भी एक चुनौती है। अब आगे क्या किया जा सकता है, तो आगे की राह की बात करें यदि, तो मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपायों के माध्यम से अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग एवं कर्तव्यों के बीच एक न्यूनतम संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। पहला, नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन किए जाने की परवाह किए बिना राज्य द्वारा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे संरक्षण प्रदान करने के अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मौलिक अधिकारों को पूरा करना, जैसे कि किसी भी कर्तव्य से पहले पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, मानव अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए राज्यों के संस्थानों जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन आदि पर निगरानी के लिए स्वतंत्र मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे ये संस्थान अपने दायित्वों को पूरा करने में तत्पर रहेंगे। वहीं जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि जैसे मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं अधिकारों की अधीनता के जोखिम को कम करना और कर्तव्यों की पूर्ति की संभावना को अधिकतम करना। इसके अतिरिक्त संवैधानिक नैतिकता विकसित करने तथा नागरिकों को उत्तरदायी बनाने हेतु एक आधारभूत चार्टर का निर्माण करना चाहिए, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 29(1) में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य हो जिसमें रह करके उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो। तो यहाँ पर हमने अधिकारों एवं कर्तव्यों का संतुलन जो टॉपिक था इसको यहाँ पे कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर आती है, तो उसमें दिसंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम लोग सेक्शन वाइज देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो इसका पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एवं गवर्नेंस, इसमें जो 7 टॉपिक दिए गए हैं उसमें जो दूसरा टॉपिक है वैश्विक शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के विषय पर आयोजित पहले शिखर सम्मेलन समिट फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक शासन अर्थात ग्लोबल गवर्नेंस का मार्गदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत की। अब हम लोग बात कर लेते हैं समिट फॉर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र शिखर सम्मेलन से संबंधित अन्य फैक्टरों के बारे में। तो देखिए, यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों को अमेरिकी विदेश नीति के केंद्र में रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की पहल है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसका इनिशिएटिव है, तो अमेरिका का इनिशिएटिव है। यह 2 चरणों वाला एक पहल है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में आयोजित होने वाले इस प्रकार के 2 सम्मेलनों में से यह पहला सम्मेलन था। इसने
लोकतांत्रिक सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक मंच प्रदान किया है। इसका उद्देश्य 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कर लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना। अब ये 3 स्तंभ कौन से, उनको भी एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो ये 3 स्तंभ है। पहला है लोकतंत्र को मजबूत करना और तानाशाही का विरोध करना। दूसरा स्तंभ है मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और तीसरा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो ये 3 स्तंभ वो पर ध्यान केंद्रित कर लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक मजबूत बनाना है। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतंत्र को स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देने के लिए प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूअल की शुरुआत की है। इसके लिए अमेरिका ने $424.4 मिलियन खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक शासन और वैश्विक खतरे के बारे में, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ग्लोबल रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले जो वैश्विक खतरे हैं उनको पॉइंट वाइज यहां पर एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रमुख वैश्विक खतरे हैं उसमें सबसे पहले बात आती है आर्थिक खतरे की। तो आर्थिक खतरे को देखें तो आर्थिक खतरे में आपका बेरोजगारी, एसेट बबल मतलब वास्तविक मूल्य की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि का होना और राजकोषीय संकट। तीसरा गैर कानूनी व्यापार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को खतरा। वहीं दूसरा जो खतरा है वैश्विक खतरा वो पर्यावरणीय खतरे हैं। इसमें जैव विविधता की हानि, मानवजनित पर्यावरणीय आपदा, मौसम और जलवायु संबंधी चरम घटनाएं हैं। और वहीं तीसरा जो है भू राजनीतिक खतरे। इसके तहत आतंकवाद और 2 देशों के बीच विवाद, देश का आर्थिक या राजनीतिक पतन, या तीसरा है राष्ट्रीय और वैश्विक शासन की विफलता का होना। जो चौथा खतरा है वो सामाजिक खतरा है। इसके तहत जल और खाद्य संकट आता है, संक्रामक रोग है, शहरी योजना की विफलता है। और वहीं अगला है तकनीकी खतरे। इसके तहत साइबर हमले और डेटा की चोरी का होना, नकारात्मक तकनीकी विकास और सूचना अवसंरचना का विफल होना, ये कुछ तकनीकी खतरे के तहत आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वैश्विक शासन और वैश्विक खतरे की। तो वैश्विक शासन एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण हेतु विश्व को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रबंधन का एक साधन है। इसमें वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई का समन्वय करने और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थानों, नीतियों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और पहलों की एक जटिल प्रणाली शामिल है। इसके लिए अनेक प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। इन हस्तक्षेपों में लोकहित प्रदान करने के साथ ही एकीकृत मानकों का विकास भी शामिल है। इसके अलावा हस्तक्षेपों में अधिक पूर्वानुमान, स्थिरता और व्यवस्था लाने हेतु राज्यों तथा उनके नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी शामिल है। कोविड-19 के बाद वैश्विक खतरे, आर्थिक और पारिस्थितिकी संकट, भू राजनीतिक, सामाजिक तनाव आदि उल्लेखनीय गति से बढ़े हैं। इसलिए वर्तमान में वैश्विक जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है ताकि निष्पक्ष दुनिया के विचार की रक्षा की जा सके। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है न्यूनतम संघर्ष वाली दुनिया के निर्माण तथा भेदभाव के बगैर सबकी मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए समृद्ध समाजों का निर्माण करके इस विचार में मदद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक शासन में इनके लाभों की। तो देखिए, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में लोकतंत्र के 5 मुख्य सिद्धांतों तथा शासन के अन्य रूपों से भिन्न इसकी अनूठी विशेषताओं की पहचान की गई है। जो लोकतंत्र के 5 प्रमुख सिद्धांत है उनकी यहां पे बात करें तो देखिए, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का नियंत्रण और राजनीतिक समानता के लिए 5 स्तंभ है। इसमें है पहला है प्रतिनिधि सरकार का होना। प्रतिनिधि सरकार का होना कैसे सुनिश्चित होगा? इसके लिए निष्पक्ष चुनाव, समावेशी मताधिकार का होना, स्वतंत्र राजनीतिक दलों का होना और निर्वाचित सरकार का होना। और दूसरा हिस्सा है लोकतंत्र का भागीदारी। भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? नागरिक समाज की भागीदारी, निर्वाचकों की भागीदारी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र, ये भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा इसका स्तंभ है निष्पक्ष प्रशासन। ये कैसे सुनिश्चित होगा? तो कानून का निर्धारित तरीके से लागू होना, भ्रष्टाचार की अनुपस्थित होना ही जो है निष्पक्ष प्रशासन की मौजूदगी का लक्षण है। सरकार पर नियंत्रण का होना, ये आपका चौथा मूल स्तंभ है। इससे ये कैसे प्रभावी होगा? तो इसके लिए प्रभावी संसद का होना, न्यायिक स्वतंत्रता का होना और मीडिया की सत्यनिष्ठा का होना। वहीं जो 5वां स्तंभ है वो मूलभूत अधिकार। तो इसके लिए न्याय तक पहुंच का होना सुनिश्चित होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता का होना और सामाजिक अधिकार और समानता का होना सुनिश्चित करता है मूलभूत अधिकारों को। अब यहां पर आगे देखें तो देखिए, वैश्विक शासन में इन लोकतांत्रिक जो 5 सिद्धांत हैं इनके कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला, सार्वजनिक कल्याण। तो देखिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए साझेदारी के निर्माण हेतु लोगों, निगमों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एक साथ लाने में सहायता करना। दूसरा, सार्वभौमिक रूप से सुलभ और नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।
अगला है संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शासन प्रणालियों को नियम आधारित व्यवस्थाओं के माध्यम से मजबूत करते हुए वैश्विक स्तर पर मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। अगला है नए युग के अभिकर्ताओं को शासन में शामिल करते हुए समकालीन मानव संपर्क को बढ़ावा देना तथा विभिन्न स्तरों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में विकेंद्रित होती समग्र शासन प्रणाली को बढ़ावा देना। साथ ही न्याय के मूल्यों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने हेतु समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं को बढ़ावा देना। अर्थात इंग्लिश में कहें तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज, इसको बढ़ावा देना। अगला है सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रों में एक समावेशी, जवाबदेह और उत्तरदायी संप्रभु सत्ता की स्थापना करना। साथ ही सरकार और उसके निर्णयों को वैधता प्रदान करना। यह बहुत कम या उन नियम रहित देशों में दिखाई देता है जो स्वयं को लोकतांत्रिक बताकर वैधता प्राप्त करना चाहते हैं। अब लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं यदि उनकी बात करें तो पहला है बढ़ता अधिनायकवाद। देखिए ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में अधिनायकवादी दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों की संख्या जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाले देशों से अधिक है। इसी प्रकार फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में वर्ष 2020 को वैश्विक स्वतंत्रता में गिरावट के लगातार 15वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला है चुनावी ईमानदारी पर संदेह। देखिए चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो अथवा कोई अन्य लोकतंत्र, चुनावी ईमानदारी पर प्रश्न उठाया जा रहा है। नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुपालन की स्वीकृति देना महामारी के जोखिमों के कारण चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार का। तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार राष्ट्रों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तथा यह स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के समग्र कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। आगे देखें गलत सूचना का प्रभाव। तो देखिए विगत कुछ वर्षों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुष्प्रचार, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग आदि के माध्यम से गलत सूचना लोकतंत्र के विघटन के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गई है। अब इस पर आगे की राह क्या है? तो उसमें वैश्विक शासन के केंद्र में अंतर सरकारी सहयोग के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांत खंडित और जटिल वैश्विक शासन को सुचारू करने हेतु महत्वपूर्ण है। यदि हम निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक सुधार सिद्धांतों की चुनौतियों को दूर करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को एक साथ लाने में मदद कर सकता है। पहला, कैसे? निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के नए अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं और लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देकर के लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थानों को मजबूत बनाना। दूसरा, प्रतिस्पर्धी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना जिसमें विपक्ष के पास सत्ता हासिल करने का एक वास्तविक मौका हो। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुक्त और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना, भ्रामक सूचना से दूर रहना और सरकारी संस्थानों को तानाशाही साधनों का उपयोग करने से रोकना। अगला है बिग डेटा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए नवीन तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ना और शासन में धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। अगला है प्रौद्योगिकी कंपनियों की सहायता से खुले और लोकतांत्रिक समाज को बचाने या उसे जीवंत बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करना। इसके साथ ही सोशल मीडिया तथा क्रिप्टो करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक मानदंडों को आकार देना। लोकतांत्रिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए शक्तिहीन संस्थानों तथा खराब शासन जैसी समस्याओं का समाधान करके लोकतंत्र की कमियों को दूर करना। साथ ही संक्रमणकालीन लोकतंत्रों की सहायता करना और मध्यस्थ निकायों जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ आदि के रूप में कार्य करने वाले क्षेत्रीय समूहों के साथ भागीदारी कर क्षेत्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र की आवाज को और मुखर बनाने तथा वैश्विक खतरे को दूर करने के लिए साझेदारी का निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार लाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोक लेखा समिति की बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसमें दिसंबर 2021 का जो मंथली मैगजीन इनकी आई है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसमें जो पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन, उसके तहत जो तीसरा टॉपिक है आपका लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी के बारे में, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों रही है। तो हाल ही में लोक लेखा समिति अर्थात पीएसी का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। तो सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक वित्त और सरकार के खर्च पर निगरानी रखने वाली जो 3 मुख्य समितियां हैं
आपकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, इनमें से किसकी शताब्दी समारोह आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा लोक लेखा समिति का। यह सबसे पुरानी समिति है। इन तीनों जो महत्वपूर्ण समितियां, इनमें सबसे पुरानी वित्तीय समिति है यह वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रावधानों के तहत गठित की गई थी। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष को और उसके सदस्यों में से अध्यक्ष को उसके सदस्यों में से नियुक्त करता है। मतलब ये जो 22 सदस्य होते हैं, इनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त करता है। WM हैली इसके प्रथम अध्यक्ष थे और भूपेंद्र नाथ मित्रा जो है इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंतिम अध्यक्ष जो इसके थे वो कौन थे? लियाकत अली खान। तो ये तीनों ही नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्ष 1966-67 तक 1966 से 67 तक समिति के अध्यक्ष सत्ताधारी दल से संबंधित होते थे। हालांकि वर्ष 1967 से एक परंपरा विकसित हुई जिसके तहत इस समिति, ये जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसके अध्यक्ष को हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो 3 अन्य वित्तीय समितियां हैं, 2 अन्य जो वित्तीय समितियां उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक को हम लोगों ने देख लिया लोक लेखा समिति, इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है उनको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्राक्कलन समिति की बात करें तो बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्च या व्यय की समीक्षा करने और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता लाने हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 1950 में प्राक्कलन समिति को गठित किया गया था। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य होते थे, किंतु वर्ष 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई। इसके सभी 30 सदस्य जो हैं केवल लोकसभा से ही होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से ही चुना जाता है। जहां लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से चुना जाता है, वहीं प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा चुना जाता है या सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है। दूसरा है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बात करें तो देखिए, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1964 में गठित किया गया था। वर्ष 1974 में 1974 में इसकी सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 22 कर दी गई, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले लोक लेखा समिति आती है आपका 1921 में, फिर आपका 1950 में प्राक्कलन समिति आती है, फिर 1964 में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति आती है। तो ये इनका क्रम है। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में अन्य चीजों की। तो देखिए, संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है और इस समिति के कार्यों की यदि बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है? पहला, भारत सरकार के खर्च के लिए संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के व्यय को दर्शाने वाले खातों जैसे या विनियोग खात लेखाओं, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और संसद के सामने रखे गए ऐसे अन्य खातों जिन्हें समिति जो है ठीक समझे कि जांच करना इसका कार्य है। साथ ही यह समिति आवश्यकता अनुसार स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकायों के लेखाओं की भी जांच करती है। यह समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों और सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखाओं की जांच नहीं करती है जिनकी जांच सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति करती है। तो देखिए, 3 समितियां, एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति है, यदि वो इसकी जांच कर रही है तो लोक लेखा समिति जो है वो इसकी जांच नहीं करेगी। अब लोक लेखा समिति के जो कार्य हैं, प्रमुख कार्य, उनकी बात करें तो लेखाओं की समीक्षा और जांच करना, अर्थात सिक्योरिटी एंड एग्जामिनेशंस ऑफ अकाउंट्स। तो यह भारत सरकार के विनियोग लेखाओं तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के रिपोर्ट्स की जांच करती है। यह राज्य निगमों, व्यापारिक तथा विनिर्माण योजनाओं, परियोजनाओं और स्वायत्त तथा अर्ध स्वायत्त निकायों के आय एवं व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण की जांच करती है। विनियोग लेखाओं तथा कैग के रिपोर्ट्स की जांच करते समय यह समिति स्वयं को संतुष्ट करने के लिए यह भी देखती है कि लेखाओं में व्यय या संवितरण के रूप में दिखाया गया धन क्या उसी सेवा या उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके द्वारा उसे विधिवत रूप से उपलब्ध कराया गया था। दूसरा, क्या व्यय प्राधिकार के अनुसार किया गया है। या तीसरा, क्या प्रत्येक पुनर्वियोग रीएप्रोप्रिएशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार किया गया है।
अन्य जो इसके कार्य हैं उसमें उन मामलों में कैग की रिपोर्ट पर विचार करना जिनमें राष्ट्रपति ने किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करवाने की अपेक्षा की हो। इसके अतिरिक्त व्यापक अर्थों में नीति के प्रश्नों से चिंतित हुए बिना वित्तीय अनुशासन और सिद्धांत के बिंदुओं पर विचार विमर्श करना भी इसके कार्यों में शामिल है। अब यदि इसके महत्व की बात करें कि इसके महत्व क्या है, तो देखिए लोक लेखा समिति के महत्व की बात करें तो यह संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अविवेक पर रोक लगाते हुए वित्तीय मामलों में सार्वजनिक नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखती है। इसके अलावा यह नीति के कुशल, त्वरित और मितव्ययी कार्यान्वयन के लिए प्रशासन को कारगर बनाने हेतु सिफारिश भी करती है। साथ ही यह सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराते हुए यह सुनिश्चित करती है कि व्यय विवेकपूर्ण तरीके से किया गया है। यह अक्षमताओं व फिजूल खर्ची को प्रकाश में लाने के लिए सरकार के खर्च और प्रदर्शन पर भी नजर रखती है। साथ ही लोक लेखा समिति के रिपोर्ट्स नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को बहुमूल्य सूचना और फीडबैक प्रदान करते हैं। नागरिक इन रिपोर्ट्स का उपयोग अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने और लोक सेवकों को जवाबदेह ठहराने के लिए कर सकते हैं। अब आगे पहले इसके संबंध जो चुनौतियां हैं लोक लेखा समिति के द्वारा सामना की जाने वाली जो समस्याएं हैं उनकी भी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला है सदस्यों को या सदस्यों में तकनीकी दक्षता के अभाव से लोक लेखा समिति जो है इसकी जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है। दूसरा, कई बार कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में विलंब करता है जिससे जांच प्रक्रिया में और अधिक देरी होती है। इसके अतिरिक्त तीसरा है लोक लेखा समिति के निष्कर्ष केवल सिफारिश के रूप में होते हैं और यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला पॉइंट है जांच करने का कार्यभार संभालने वाले अधिकारियों के बजाय दूसरे व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाना भी इसके लिए चिंता का विषय है। साथ ही लोक लेखा समिति की रिपोर्ट्स और उनकी या उसकी सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए संसद में स्पष्ट समय निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त नौकरशाह इसमें बहुत कम रुचि दिखाते हैं। कई मंत्रालयों के अधिकारी तो इसके रिपोर्ट्स को पढ़ते भी नहीं है। तो ये कुछ इससे संबंधित या लोक लेखा समिति के द्वारा जो सामना की जाने वाली चुनौतियां हैं उनमें से ये कुछ हैं। आगे चलते हैं। अब लोक लेखा समिति की कार्य पद्धति को और मजबूत करने हेतु तो आगे की क्या राह हो सकती है। तो पहली चीज संसद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की लोक लेखा समिति के अध्यक्षों के अखिल भारतीय सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं। कौन सी सिफारिशें की गई हैं? तो पहला, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के संदर्भ में बेहतर संबंध की। तो कैग की नियुक्ति से पहले लोक लेखा समिति से परामर्श किया जाना चाहिए और कैग को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। साथ ही कैग के रिपोर्ट्स नए या समसामयिक होने चाहिए और उनकी जांच भी तेजी से होनी चाहिए ताकि मुद्दों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। साथ ही दूसरी सिफारिश क्या है? व्यापक क्षेत्र के संबंध में। तो लोक लेखा समिति को सार्वजनिक मुद्दों और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करनी चाहिए। तीसरी सिफारिश थी संसद में विचार विमर्श की। तो प्रत्येक सत्र में लोक लेखा समिति की सिफारिशों को लेकर मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा और बहस के लिए कम से कम 2.5 घंटे आवंटित किए जाने चाहिए। साथ ही अगला सिफारिश थी जनता की राय के संबंध में। तो लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट्स को अंतिम रूप देने से पूर्व सिफारिशों के लिए जनता की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। साथ ही संवेदनशील मामलों के अलावा लोक लेखा समिति की अन्य कार्यवाहियां प्रेस के लिए खुली होनी चाहिए। साथ ही बाध्यकारी सिफारिशों के संबंध में क्या कहा गया है? तो लोक लेखा समिति की सिफारिशों को सरकार के लिए बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। अभी क्या है? सलाहकारी है, इसे बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। साथ ही बाहरी विशेषज्ञों की सलाह की सहायता लेने के संबंध में भी परामर्श दिया गया है। तो लोक लेखा समिति द्वारा तकनीकी मामलों पर विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए। साथ ही लोक लेखा समिति को सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी पूछताछ करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग तथा लोक लेखा समिति के संबंध में, इनके संबंधों के संबंध में। देखिए अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के स्वतंत्र पद का प्रावधान है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कैग राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। इसके बाद लोक लेखा समिति जो है इनकी जांच करती है और इनके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। तो ये चीजें थी आपकी लोक लेखा समिति के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, जो भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे, उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, उसी के तहत हम लोग दिसंबर 2021 की जो मंथली मैगजीन आई है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और सेक्शन वाइज क्रम में हम लोग राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो चौथा टॉपिक है, जिसका शीर्षक है निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक, अर्थात इंग्लिश में कहें तो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल के संबंध में 2021 जो बिल आया है इसके संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप ये मैगजीन देखेंगे तो ये मैगजीन आपके लिए प्री और साथ ही साथ जो है मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं तो आपका एक साथ दोनों चीज़ें तैयार होती जाती हैं, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो चलिए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो देखिए सुर्खियों में यह क्यों रहा है, तो हाल ही में संसद द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया है। इस विधेयक के बारे में यदि बात करें तो इस विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इन दोनों में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 दोनों में ही संशोधन करने का प्रावधान इसमें रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले कि क्या संशोधन किए गए हैं, तो पहले हम लोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के जो कुछ प्रमुख प्रावधान हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अन्य बातों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है उनको यहाँ पर देख लें। तो पहला है लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में चुनावों के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होता है। वहीं दूसरा, इन चुनावों में मतदाताओं, इन चुनाव मतलब विधान लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानमंडल के चुनाव में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण और मतदाता सूची का निर्माण करना, ये सारे कार्य जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किए जाते हैं। जबकि अन्य बातों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए चुनावों का संचालन करना, ये आपका 1951 के तहत आता है। जबकि दूसरा, इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताएं और निर्भरताएं जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित की जाती हैं। यहां ध्यान रखिएगा आपका कि चुनाव में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होता है, जबकि सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताओं का निर्धारण जो है वो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है। इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इन चुनावों में अर्थात आपके लोकसभा और राज्य विधानमंडल के चुनाव में या इसके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से जुड़े प्रावधान जो हैं वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए हैं। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है उसको भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या संशोधन किए गए हैं और पहले क्या चीज़ थी, अब जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या है। तो देखिए, पहला है मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ने के लिए आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया गया है। अब जो संशोधन है उसको देखने से पहले मूल प्रावधान में क्या बात कही गई थी उसको देख लेते हैं। तो जो धारा 23 थी इसमें कहा गया था 1950 के अधिनियम में प्रावधान है कि एक व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। सत्यापन के पश्चात यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देगा। अब जो नया परिवर्तन किया गया है इसकी बात करेंगे तो देखिए, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वो अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए। यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के सत्यापन के लिए आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। यहां देखिए, दी जा सकती है। आगे चलते हैं। अगला जो संशोधन है वो मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 की धारा 14 के खंड बी में संशोधन किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 के खंड बी में संशोधन है। तो पहले क्या प्रावधान था, पहले प्रावधान था कि 1950 के अधिनियम के तहत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जा रही है उस वर्ष की 1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता था 1 जनवरी को। इसका तात्पर्य यह है कि 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष का अर्थात मतदान के लिए पात्र होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में तभी नामांकन करा सकता था जब अगले वर्ष
के लिए मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाए। अब परिवर्तन क्या किया गया? यह विधेयक जो है एक कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथियां निर्धारित करने के लिए इसमें संशोधन करता है। ये तिथियां ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी। आगे चलते हैं। अगला जो संशोधन किया गया है वह है लिंग तटस्थ या जेंडर न्यूट्रल प्रावधान। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 में संशोधन किया गया है। पहले क्या चीज था उसको पहले देख लें। तो 1950 का अधिनियम कुछ ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण करने की अनुमति देता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सरकारी सेवा से जुड़े लोग, जैसे कि सशस्त्र बलों के सदस्य या भारत के बाहर तैनात या नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों को भी सामान्य रूप से उसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला माना जाता है यदि वे उनके साथ रहती हैं। 1950 का अधिनियम सेवा से जुड़े व्यक्ति की पत्नी को व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने में सक्षम बनाता है। अब जो परिवर्तन किया गया है उसके तहत इस विधेयक के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में पत्नी शब्द, जो वाइफ शब्द है, उसके जगह पे पति और पत्नी अर्थात स्पाउस शब्द को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। अगला जो संशोधन है वह है निर्वाचन संबंधी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में संशोधन किया गया है। पहले क्या प्रावधान था? पहले प्रावधान था कि 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती हैं जिनका मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मतपेटी रखने हेतु उपयोग में लाए जाने की संभावना है। अब जो संशोधन किया गया है उसमें यह विधेयक उन उद्देश्यों का विस्तार करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। तो अभी तक यहां हमने बात की मतदान केंद्र के रूप में और मतपेटी के रखने के लिए। अब यहां पर क्या कहा गया? मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने के अतिरिक्त सुरक्षा बलों और मतदान कर्मियों के रहने के लिए परिसर का उपयोग शामिल है। तो इसको विस्तारित दिया गया है। अब आगे चलते हैं। इस विधेयक के महत्व की यदि बात करें तो देखिए, पहला चीज इसका महत्व यह है कि फर्जी मतदान पर रोक लगाने में मददगार होगा। कैसे? मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या के साथ जोड़ने से एक ही व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी। यह विधेयक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को प्रमाणित करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य यह है कि एक से अधिक या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति के एक से अधिक बार पंजीकरण की पहचान की जा सके। इस प्रकार यह मतदाता सूची को काफी हद तक सही करने में मदद करेगा और उस स्थान पर मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा जहां वे सामान्य रूप से निवास करते हैं। एक संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार पहचान पत्र संख्या को जोड़ने का समर्थन किया था। इससे मतदाताओं के निवास में परिवर्तन की स्थिति में मतदाता फोटो पहचान पत्र में उसी अनुरूप बदलाव की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे अन्य फायदा क्या होगा? मतदान में सुविधा होगी। मतदान में सुविधा कैसे? देखिए, दोनों डेटाबेस को आपस में जोड़ने से निर्वाचन आयोग प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नजर रख सकेगा और उनकी चुनावी भागीदारी को बढ़ा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न कट ऑफ तिथियां जो दी गई हैं, इससे क्या फायदा होगा? 1 जनवरी की कट ऑफ तिथि मतदान के लिए पात्र होने के बावजूद कई युवाओं को एक विशेष वर्ष में आयोजित चुनाव में भाग लेने से वंचित कर देती थी। एक से अधिक कट ऑफ तिथियां अधिक पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देंगी। इसके अतिरिक्त लैंगिक रूप से तटस्थता की जो बात की गई है, इससे फायदा यह है कि मौजूदा प्रावधानों के तहत सेना के एक जवान की पत्नी सेवा मतदाता के रूप में नामांकित होने की हकदार थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक महिला सेना अधिकारी का पति इसका हकदार नहीं था। यह विधेयक महिला सशस्त्र सेवा कर्मचारियों के पुरुष जीवन साथी के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने का प्रयास करता है। परंतु इस विधेयक से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं। उन चिंताओं की बात करें तो सबसे पहले है निर्वाचक अधिकारी के पास विवेकाधिकार का होना। कैसे? यह निर्वाचक अधिकारी को अपरिभाषित विवेकाधिकार सौंपता है क्योंकि संशोधित कानून ऐसा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं करता है कि आधार संख्या कब आवश्यक हो सकती है। ये निर्वाचन अधिकारी के विवेकाधिकार पर है कि वह उससे आधार संख्या मांगेगा या नहीं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास पर्याप्त कारण निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है, जिसके तहत आधार प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने या बने रहने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी बात, मतदाताओं पर सत्यापन का बोझ इससे बढ़ेगा। क्या? कैसे? देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए सरकार सक्रिय रूप से मतदाता सूची जैसे कि घर घर जाकर के सत्यापन में पंजीकरण सुनिश्चित करती है।
अब यह बोझ लोगों पर डाल दिया गया है जो मतदाता सूची के साथ अपने आधार को लिंक करने में असमर्थ या अनिच्छुक भी हो सकते हैं। अगला चिंता क्या है, मताधिकार से वंचित होने का जोखिम। देखिए, मतदाता सूची को सही करने हेतु आधार का उपयोग विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए जोखिम से भरा हो सकता है। आधार डेटाबेस में शामिल होने और बाहर रह जाने से जुड़ी गलती चुनावी डेटाबेस पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। लैटिन अमेरिका में एक अध्ययन से पता चला कि एक ही प्रकार के पहचान पत्र वाले देशों में पहचान साबित करने में असमर्थता के कारण चुनावी प्रक्रिया में कम नागरिकों के भाग लेने की संभावना थी। वहीं वर्ष 2015 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने की प्रक्रिया के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लाखों मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से वंचित होना पड़ा था। इससे एक और चिंता है राजनीतिक लाभ की। देखिए, मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़कर यह पता लगाना आसान है कि किन मतदाताओं ने अपने आधार का लाभ या उपयोग करके कल्याणकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त किए हैं। राजनीतिक दल विशिष्ट मतदाताओं तक अपने संदेशों को पहुंचाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं जल्दबाजी में पारित किया गया है, यह भी एक चिंता है। इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श तथा सार्वजनिक परामर्श के बगैर पारित कर दिया गया है। यह संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करता है। संसदीय लोकतंत्र निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन प्रावधानों पर अपने क्षेत्र के उन लोगों की चिंताओं को सामने रखने का अवसर देता है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आधार के उपयोग के साथ जो अन्य मुद्दे हैं उसके संबंध में चिंता है। देखिए, आधार प्रोजेक्ट का उपयोग उस कथित कल्याणकारी उद्देश्य से कहीं अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय ने आधार से जुड़े एक मामले पर निर्णय देते हुए आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में संसद में पेश करने के कदम को सही ठहराया था। इसके अतिरिक्त आधार को केवल पहचान प्रमाण होना था। इसका जो मूल उद्देश्य था यह पहचान प्रमाण था, निवास प्रमाण नहीं। इसके विपरीत निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत तैयार किया गया, ये निर्वाचक नामावली के लिए पते को एक प्रमुख प्रमाण के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, जबकि जो आधार है ये पहचान प्रमाण पत्र है, ना कि निवास प्रमाण पत्र है। इसके अतिरिक्त इसके साथ ही आधार का मतलब नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 182 दिनों तक निवास के पश्चात एक गैर नागरिक भी आधार पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकता है। ऐसे में वह मतदान के लिए भी पात्र बन सकता है, जबकि मतदान क्या है, नागरिकों के लिए है। आगे इसमें देखते हैं, मतदाता सूची और आधार के लिए नामांकन प्रक्रियाएं पूरी तरह से अलग हैं। जहां आधार नामांकन जो है मौजूदा दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर आधारित है, उसके विपरीत मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु पंजीकरण अधिकारी या किसी प्रतिनिधि को भौतिक रूप से या भौतिक सत्यापन के साथ साथ घर का दौरा भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों का रखरखाव एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI भारत सरकार के अधीन है। चूंकि आधार में नामांकन या दोहराव को हटाने पर निर्वाचन आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मतदाता सूची के लिए आधार का उपयोग करना हितों का संभावित टकराव प्रतीत होता है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रतीत होता है। आधार दोहराव को हटाने के प्रभाव या आधार डेटाबेस की प्रामाणिकता पर अभी तक कोई लेखा परीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ये कुछ चिंताएं हैं। अब निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है कि उपयुक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन को लागू करने से पूर्व उपयुक्त संस्थागत और तकनीकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे कि एक मजबूत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को सही रूप से या सही से लागू करना। इसके अतिरिक्त मुद्दों की पेचीदगी और विवादास्पद प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त बहस और विचार विमर्श की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर भी नहीं दिया जा सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा की आपका निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, उसके तहत हम लोग दिसंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर है उसको देख रहे हैं। इसका जो पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थात पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें हम लोग 5वां टॉपिक आज देखेंगे जो है धर्मांतरण विरोधी कानून अर्थात एंटी कन्वर्जन लॉ। इसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं।
यह सुर्खियों में क्यों आया? तो सुर्खियों में यह इसलिए आया कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 पारित किया है। इस ऐसे विधेयक को आमतौर पर धर्मांतरण विरोधी विधेयक या एंटी कन्वर्जन बिल के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात यह विधेयक कर्नाटक विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वहां से पास हो जाएगा फिर राज्यपाल के पास जाएगा हस्ताक्षर करने के लिए। तो देखिए, इस विधेयक की जो मुख्य विशेषताएं हैं यदि उनकी बात करें तो पहली चीज, निषेध किनका निषेध किया गया है? तो यह जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह और बहकावे द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। हालांकि यह विधेयक उस व्यक्ति के मामले में छूट प्रदान करता है जो अपने तत्काल पूर्व धर्म में पुनः धर्मांतरित होता है, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है और तुरंत ही फिर से अपने पुराने धर्म में आ जाता है, तो उनको इससे छूट दी गई है, उसे इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज क्या है मुख्य विशेषता? अपराध की प्रकृति के बारे में। तो धर्मांतरण के अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है तथा दंड की बात करें तो इस विधेयक में कारावास के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि कर्नाटक ही ऐसा राज्य जहां पे धर्मांतरण विरोधी बिल को लाया गया है, ऐसे कई अन्य राज्य हैं। वर्तमान में देश में कम से कम 9 राज्यों में गैर कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू हैं। ये राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उड़ीसा, मध्य प्रदेश क्या है? ये सबसे पहले के ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के कानून लाए गए थे। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। अभी हाल ही में जो है हरियाणा राज्य सरकार ने भी इस प्रकार के बिल को पास किया है वहां से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का जो इतिहास रहा है कैसे रहा है। तो इसको आप स्वतंत्रता पूर्व देख सकते हैं और वर्तमान स्थिति क्या है इसको भी देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व की यदि बात करें तो वर्ष 1930 से या 1930 और 1940 के दशक में कुछ हिंदू रियासतों ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से अपने धार्मिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के कानून पारित किए थे। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं रायगढ़ राज्य धर्मांतरण कानून 1936, पटना धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1942, उदयपुर राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून 1946 इत्यादि। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं जो कि असफल रहे हैं। जैसे वर्ष 1954 का भारतीय धर्मांतरण विनियमन और पंजीकरण विधेयक प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1960 का पिछड़ा समुदाय धार्मिक संरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1979 में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। हालांकि ये सभी विधेयक क्या है, संसदीय समर्थन के अभाव में पारित ही नहीं हो पाए, तो ये लागू ही नहीं हो पाए। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्ष 2015 में इस में कानून मंत्रालय ने कहा कि यह जो पूरा मामला है धर्मांतरण विरोधी कानून का, ये पूरा का पूरा पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय है और संसद द्वारा इस मुद्दे पर कानून बनाना संविधान के सिद्धांतों के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह धर्मांतरण विरोधी कानून जो है बनाना पूर्ण रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण विरोधी कानून ये किस के तहत आता है? तो ये राज्य सूची के तहत आता है। आगे चलते हैं। अब यहां पर धर्मांतरण विरोधी जो कानून है, इन कानूनों के पीछे तर्क क्या है, मतलब क्यों लाया जाता है? तो जो दलीलें दी जाती हैं यदि उनकी बात करें तो देखिए, पहला है जनसांख्यिकी में परिवर्तन के भय से निपटने में ये इस प्रकार के कानून सहायक हैं। धर्मांतरण विरोधी कानूनों को अनावश्यक धर्मांतरण की समस्या से निपटने का एक उपाय माना जाता है। ध्यातव्य है कि धर्मांतरण को जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन लाने का एक तरीका भी माना जाता है। दूसरा, ऐसे कानून धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते। ये कानून धर्मांतरण रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य उन धर्मांतरणों को रोकना है जो जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखाधड़ी से किए गए हों। ऐसे कानूनों के समर्थकों का यह तर्क है कि वर्तमान में इस प्रकार के धर्मांतरण के उदाहरण काफी अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं, इसलिए इन कानूनों को ऐसी गतिविधियों को आपराधिक घोषित करने हेतु ही बनाया गया है। तीसरा पॉइंट, ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता को और मजबूत करते हैं। कैसे? क्योंकि ये विधेयक जबरन या प्रेरित धर्मांतरण के लिए सख्त या कठोर प्रावधान करते हैं, इसलिए इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के रूप में माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता संवैधानिक तथा अंतर्राष्ट्रीय उपायों द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता असीमित नहीं है, क्योंकि इसे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और अन्य मौलिक अधिकारों के रूप में प्रतिबंधों के अधीन सीमित किया गया है। तो यहां यदि हम आर्टिकल 25 में जो मूल अधिकार दिया गया है वो क्या है? इसमें कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में,
अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है, क्योंकि इसे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और अन्य मौलिक अधिकारों के रूप में प्रतिबंधों के अधीन सीमित किया गया है। देखिए, भारत की वैधानिक व्यवस्था केवल उस धर्मांतरण को मान्यता देती है जो प्रलोभन या धमकी के साथ नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगला जो पॉइंट है, धर्मांतरण पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी। ठीक है, यह भी एक आधार है। सरदार पटेल ने संविधान सभा की बहस के दौरान जबरन धर्मांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जो आगे चल करके भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का नैतिक आधार बना। एक अन्य सदस्य अनंत शयनम अयंगर ने प्रस्ताव दिया था कि धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और किसी न्यायाधीश के समक्ष केवल शपथ के आधार पर ही धर्मांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए। अब पहले बात कर लेते हैं कि अलग अलग धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती और इस विषय पर कोर्ट का फैसला क्या रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबंधित जो मुद्दे हैं। तो देखिए, एक पहला केस है रेव स्टेनिस लाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्यवाद 1977 का है। इस मामले में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पुराने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की जांच की गई। न्यायालय ने दोनों राज्यों के अधिनियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के ये प्रयास अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ कॉन्शसनेस और लोक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए हैं। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, जैसा कि अनुच्छेद 25(1) के तहत निर्धारित है कि किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित कराने का मौलिक अधिकार नहीं देता है। ये जैसा उसमें कहा गया है ना कि प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो इसके तहत किसी को धर्मांतरित कराने का मौलिक अधिकार नहीं है। पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि एक उद्देश्यपूर्ण धर्मांतरण जो है सभी नागरिकों को दी गई अंतःकरण की स्वतंत्रता के विपरीत है। यहां ध्यान दीजिएगा, उद्देश्यपूर्ण धर्मांतरण। यह भी माना गया कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम जो है ये 7वीं अनुसूची की सूची 2 जो कि राज्य सूची है, इसके प्रविष्ट 1 के दायरे में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे धर्मांतरण पर रोक लगाकर लोक व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए हैं। ऐसे धर्मांतरण से समुदायों को ठेस पहुंच सकती है। अगला केस देखते हैं, सरला मुदुल वाद वर्ष 1995 का। उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि बहुविवाह प्रथा को मानने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया गया है तो वह वैध नहीं होगा। वर्ष 2000 में लिली थॉमस वाद में उच्चतम न्यायालय न्यायालय के फैसले से इस स्थिति को फिर से पुष्टि हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दो विवाहों के मामले में मुकदमा चलाना अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। अगला केस लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उच्चतम न्यायालय ने अंतरराज्यीय और अंतरधार्मिक विवाहों के अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाहों के मामलों में हिंसा या धमकियों के कृत्यों पर कड़ी सजा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अगला जो केस है एम चंद्र बनाम एम थंगमुथु तथा अन्य वाद वर्ष 2019 का। उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण साबित करने के लिए शर्तें निर्धारित की। पहला, सही मायने में धर्मांतरण हुआ हो, और दूसरा यह कि उस समुदाय में जिसमें व्यक्ति धर्मांतरित हुआ हो उस समुदाय में उसको स्वीकृति मिल गई हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि धर्मांतरण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगला जो केस है G.A. आरिफ उर्फ आरती शर्मा बनाम गोपाल दत्त शर्मा 2010 और फहीम अहमद बनाम माविया 2011 का मामला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि धर्मांतरण का उपयोग इसके प्राथमिक धार्मिक उद्देश्य जो था आध्यात्मिक उन्नति का, वो नहीं है, बल्कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको तेजी से किया जा रहा है। अब धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबंधित जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला, साबित करने की जिम्मेदारी के संबंध में। धर्मांतरण की कानूनी वैधता साबित करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर होता है जिसने धर्मांतरण कराया है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर भी कानूनी वैधता साबित करने का उत्तरदायित्व होता है जिसने दूसरे व्यक्ति के लिए धर्मांतरण की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, तो जिसने धर्मांतरण कराया है और जिसने यह सुविधा दी है, उन दोनों पर यह उत्तरदायित्व है। इस प्रकार ये कानून कथित तौर पर धर्मांतरण कराने वाले को सजा दिलाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, और जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण किया है अपना, उसकी राय को कम महत्व दिया जाता है। अगला पॉइंट है न्याय संगत व्यवहार का अभाव। यह तर्क दिया जाता है कि धर्मांतरण विरोधी कानून अपने स्वरूप और कार्यान्वयन दोनों में किसी व्यक्ति के धर्मांतरण के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वतः धर्मांतरण करना चाहता है तो उसके जो अधिकार है उसका उल्लंघन करते हैं। ऐसा भी आरोप लगता है कि ये किसी एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म को वरीयता दे सकते हैं। अगला पॉइंट है
भय का वातावरण। तो इसके संदर्भ में बात करें तो हालांकि कुछ रिपोर्ट से यह पता चलता है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत सजा या गिरफ्तारी के बहुत कम उदाहरण हैं, लेकिन ये अंतर धार्मिक विवाह के इच्छुक लोगों के बीच भय का वातावरण पैदा करते हैं या तैयार करते हैं। इन धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं, जिससे ये भय का वातावरण और बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जो अगला पॉइंट है इससे संबंधित मुद्दों की, तो उसमें अस्पष्ट प्रकृति और व्यापक दायरा होने का। देखिए, ऐसे कानूनों में इस्तेमाल की जाने वाली शर्तें जैसे कि जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन आदि को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके कारण इन शब्दों के दुरुपयोग की व्यापक गुंजाइश रह जाती है कि जो पुलिस प्रशासन है इन शब्दों का किस प्रकार से उसका व्यापक रूप में अर्थ लेती है। कानूनों की गलत व्याख्या के कारण गैर कानूनी धर्मांतरण का आरोप शारीरिक हिंसा जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। यह भी माना जाता है कि पहले से व्याप्त सांप्रदायिक अलगाव को यह और बढ़ावा दे सकता है। अगला मुद्दा है धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। यह देखिए, धर्म या आध्यात्मिकता मानव स्वभाव का सबसे अभिन्न अंग है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हो सकता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुच्छेद 18 जैसे कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज धर्म की स्वतंत्रता की अवधारणा को मान्यता देते हैं। ये कानून विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा दी गई स्वतंत्रता के भी विरोधी हैं। ध्यातव्य है कि इन अधिनियम के साथ दो अलग अलग धर्मों के व्यक्ति विवाह कर सकते हैं, जो आपका विशेष विवाह अधिनियम है। इन कानूनों से धर्मांतरण की इच्छा रखने वाले लोगों की निजता से जुड़ी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता हेतु भी चिंताएं उत्पन्न होती हैं जो दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं? कम से कम 4 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। न्यायालय ने इन कानूनों की वैधता की जांच करने के लिए सहमति जताई है, लेकिन इन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन कानूनों को किसी भी चुनौती के लिए उच्चतम न्यायालय को निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए स्टेनिस्लास मामले पर अपने फैसले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनकी बात यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन जारी की जाती है, उसके तहत हम लोग दिसंबर 2021 की जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आई है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसका जो पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन का, इसमें जो 7 टॉपिक दिए गए हैं उसमें जो 5वां टॉपिक है धर्मांतरण विरोधी कानून, उसी का एक सब टॉपिक है जो कि है बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे या देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह सुर्खियों में क्यों आया? सुर्खियों में इसलिए आया कि पंजाब सरकार ने धर्म ग्रंथों का अपमान करने पर उम्र कैद के प्रस्ताव वाले अपने विधेयक को मंजूरी हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस विधेयक में 4 धर्म ग्रंथों के अपमान पर सजा का प्रावधान किया गया है। अब ये 4 धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। इससे संबंधित जो फैक्ट हैं यदि उसकी हम चर्चा करें तो देखिए, अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना को देखते हुए ऐसा अनुरोध किया गया है। और पंजाब विधानसभा ने वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता पंजाब संशोधन विधेयक 2018 और दंड प्रक्रिया संहिता पंजाब संशोधन विधेयक 2018 पारित किया था। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रथाओं और परिस्थितियों के अनुरूप आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ हिस्सों में संशोधन करना था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, उसके अनादर का कारण बनता है उनके अनादर का कारण बनता है, तो ये विधेयक इस बेअदबी के लिए आजीवन कारावास की सजा तक की सजा का प्रावधान करते हैं। अब बात आती है बेअदबी के बारे में कि बेअदबी है क्या। तो देखिए, इसे इस निंदा के रूप में भी जाना जाता है। किसी धार्मिक प्रतीक या वस्तु या स्थान को समुचित सम्मान न देना या अनादर करना बेअदबी कहलाती है। भारत पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के विपरीत एक पंथ निरपेक्ष देश है जो इस निंदा कानूनों के तहत सभी धर्मों की रक्षा करता है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 295, 295A, 296, 297, 298 इस निंदा की घटनाओं से संबंधित हैं।
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भारत में किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा पवित्र समझी जाने वाली किसी धार्मिक वस्तु को क्षति पहुंचाता है, उसे नष्ट करता है या मलिन करता है, तो धारा 295 के तहत वह सजा का भागीदार है। इन धार्मिक वस्तुओं में मूर्तियां और किताबों के अलावा अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति दुर्भावना से बोले गए शब्दों के माध्यम से या लिखकर या सांकेतिक रूप से या चित्रों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या उसका अपमान करने का प्रयास करता है, तो वह धारा 295A के तहत सजा का भागीदार है। हालांकि इस निंदा कानूनों को लेकर के चिंताएं भी सामने आई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस निंदा कानूनों का उपयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य धर्मों के लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि भारत में इस निंदा कानूनों की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, पहली चीज कि ये धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष तथा पंथनिरपेक्ष देश है जहां भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक भावनाओं की रक्षा की गारंटी दी गई है। साथ ही मौलिक अधिकार जो है सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं। दूसरा, यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समुदाय में अविश्वास और तनाव का वातावरण उत्पन्न करती हैं। तीसरा, यह भीड़ तंत्र को रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि बेअदबी की अधिकांश घटनाओं के परिणाम स्वरूप मॉब लिंचिंग हुई है। हमारे देश की बुनियाद अर्थात लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए मॉब लिंचिंग जो है एक गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो इस निंदा कानून है ये देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी काफी आवश्यक है। अब आगे की जो राह है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, तो यद्यपि इस निंदा कानून किसी व्यक्ति की अव्यक्त और वाक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य उचित या तर्कसंगत है तो ऐसे कानूनों को उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया जा सकता है। दूसरा, साथ ही इसका समाधान जितना राजनीतिक है उतना सामाजिक भी है। इसके लिए लोगों को शिक्षित करना, उन्हें सच्ची घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना और सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता तथा सम्मान का दृष्टिकोण अपनाने के लिए समाज को प्रेरित करना भी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने चर्चा की बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना के संबंध में और जो भी इसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे उनके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में न्यायिक अवसंरचना जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के संबंध में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन निकाली जाती है, तो उसके तहत दिसंबर 2021 की जो मंथली मैगजीन है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और इसका जो पहला सेक्शन है आपका राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थात पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके तहत जो आपका छठा टॉपिक दिया गया है भारत में न्यायिक अवसंरचना जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इसके संबंध में यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण अर्थात नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया NJIAI के गठन का प्रस्ताव दिया है। देखिए, अब इस भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के बारे में बात करें, क्या है क्या? इसका उद्देश्य देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और अवसंरचना विकास को इस भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन लाना है। ये जो प्रस्तावित निकाय है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें शामिल है आपका इसे नालसा अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मॉडल पर स्थापित किया जाएगा, जहां यह एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसमें प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा। देखिए, नालसा के बारे में कहें तो नालसा क्या है? यह समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। नालसा एक राष्ट्रव्यापी निकाय है तथा यह राज्य और जिला स्तर पर भी इसके जैसे नियत निकाय कार्यरत हैं। आगे चलते हैं। देखिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण अर्थात NJIAI के मुख्य संरक्षक पैटर्न इन चीफ होंगे। नालसा, देखिए यहां ध्यान रखने वाली बात है कि नालसा जो है ये कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि यह जो नई संस्था बनाई जा रही है जिसकी गठन का प्रस्ताव रखा गया है भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन रखा जाएगा। तो दोनों में फर्क याद रखिएगा, नालसा कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन है, जबकि यह जो आपका भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण है यह भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन रहेगा। इसके अतिरिक्त यह जो भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण है
इसके सदस्यों में उच्च न्यायालयों, हाई कोर्टों के कुछ न्यायाधीश तथा केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी भी शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं भारत में न्यायिक अवसंरचना के बारे में कि किस प्रकार की न्यायिक अवसंरचना है। देखिए, न्यायिक अवसंरचना में न्यायालयों, ट्रिब्यूनल, वकीलों के चैम्बर आदि जैसे भौतिक परिसर शामिल हैं। इसमें समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ डिजिटल और मानव संसाधन अवसंरचना भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। कुशल न्यायिक अवसंरचना का अर्थ होता है न्याय के लिए समान और निःशुल्क पहुंच सुनिश्चित करना। ऐसी कुशल न्यायिक अवसंरचना को बाधा रहित तथा नागरिक अनुकूल परिवेश के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। वर्तमान में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसके पास है? राज्य सरकारों का है। जब यह जो नया प्राधिकरण गठित करने की जो मांग की जा रही है, जब उसका गठन हो जाएगा तो ये सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। केंद्र सरकार न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता जारी करके राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करती है। अब प्रश्न उठता है कि न्यायिक अवसंरचना में ऐसे सुधारों की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, देश में न्यायिक अवसंरचना की खराब स्थिति, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 24,280 है, लेकिन उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 20,143, जिसमें से 720 किराए के हॉल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 26% न्यायालयों या न्यायालय परिसरों में अलग से महिला शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त केवल 32% अदालत कक्षों में अलग रिकॉर्ड रूम तथा केवल 51% न्यायालय परिसरों में लाइब्रेरी है। दूसरा कारण क्या है? पर्याप्त न्यायिक अवसंरचना और न्याय वितरण में कुशलता के बीच सकारात्मक संबंध होता है। देखिए, न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण न्यायिक अवसंरचना मूलभूत शर्त है ताकि वे न्याय प्रदान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निभा सकें या निर्वहन कर सकें। यहां ध्यान रखिए कि NMJDLR अर्थात नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म के अनुसार न्यायिक मामलों में देरी और लंबित मामलों को कम करने के लिए पर्याप्त न्यायिक अवसंरचना एक पूर्व शर्त है। गौरतलब है कि वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है? लगभग 3.3 करोड़ है। अन्य चीजों की देखें तो तीसरा रीजन क्या बता सकते हैं? सरकार के डिजिटलीकरण कार्यक्रम में सुधार। देखिए, इसके लिए भी अवसंरचना विकास पर सुधार की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी तथा डिजिटल मोड पर अधिक बल देने के कारण देश में न्यायिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में 73% अदालत कक्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है ही नहीं है। चौथा पॉइंट देखते हैं, उत्तरदायित्व की कमी के संदर्भ में। देखिए, वर्तमान में न्यायिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समर्पित विशिष्ट प्रयोजन साधन का अभाव है, जिसे इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं? स्पेशल पर्पज व्हीकल का अभाव है। ऐसे में कोई भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अधिकांश जिला न्यायाधीश अस्थायी नियुक्तियों और बार बार होने वाले तबादलों का विकास परियोजनाओं को सख्ती से पालन या सख्ती से आगे नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिला न्यायाधीश जो हैं ये ट्रायल कोर्ट के प्रमुख होते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, निधि का कम उपयोग होना। देखिए, कुछ राज्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत आवंटित निधि को गैर न्यायिक उद्देश्यों में लगा देते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कुल 981.98 करोड़ रुपए से 5 राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से केवल 84.9 करोड़ का उपयोग किया गया था और शेष 91.36% धनराशि अप्रयुक्त रह गई। इसके अतिरिक्त छठा मुद्दा है कार्यान्वयन संबंधी मुद्दा। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित एजेंसी की कमी के कारण न्यायिक अवसंरचना सुधार तथा रखरखाव का कार्य अभी भी अनौपचारिक और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से बताया जा सकता है कि न्यायिक अवसंरचना में सुधारों की आवश्यकता या ऐसे सुधारों की आवश्यकता क्यों है। देखिए, न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए अन्य सुधारों की आवश्यकता है। कौन से सुधारों की, इसकी बात कर लेते हैं। पहला, न्यायिक शाखा के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करना। इसके तहत हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 और वर्ष 2015-16 के बीच
न्यायपालिका पर भारत का वार्षिक औसत खर्च जो है वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 0.08% था। दूसरा, प्रशासनिक कार्य को किसी और को सौंपना। वर्तमान में न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्य ज्यादातर न्यायालयों की संबंधित रजिस्ट्रियों को सौंपे जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखें, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में अवसंरचनात्मक तथा वित्तीय संसाधनों के साथ साथ न्यायालयों और ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक कार्यों को एक अलग पेशेवर एजेंसी द्वारा सहायता दी जाती है। वहीं अगला पॉइंट है बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करना। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए रैंप, स्पर्शनीय फुटपाथ और ब्रेल लिपि आधारित नोटिस बोर्ड का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी में सुधार करना। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। देखिए, उच्चतर न्यायपालिका के लिए कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और राज्य आयोग या उच्च न्यायालयों द्वारा निचली न्यायपालिका हेतु भर्ती प्रक्रिया में देरी को दूर करना भी आवश्यक है। और वहीं अगला जो है सुधार कहाँ होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से संबंधित में। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मामलों की ई लाइब्रेरी जैसी केस मैनेजमेंट प्रणालियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों और वकीलों की सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालयों का विकेंद्रीकरण और अधिक पीठों की स्थापना भी करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि अत्याधुनिक न्यायिक अवसंरचना को तैयार करने और सशक्त बनाने के लिए न्यायिक तंत्र को संस्थागत बनाना होगा। इससे अधिक से अधिक मामले निपटाए जा सकेंगे और समुचित न्याय प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही वंचित एवं शोषित वर्ग को समुचित न्याय भी दिलाया जा सकेगा। अब यहां पर एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है उसके बारे में। देखिए, इसका उद्देश्य सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय घरों के निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। ध्यान रखिएगा, 2021 से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता में न्याय प्राधिकारी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन अर्थात मिशन के तहत या राष्ट्रीय मिशन के एक भाग के रूप में ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए भी निधि शामिल है। भारत में या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके तहत प्रणालीगत विलंब और लंबित मामलों को कम करने हेतु न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए NMJDLR अर्थात नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म को वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था। अब यहां थोड़ा देखते हैं न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की। तो इसमें पहला है जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाने के लिए ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना प्रारंभ की गई है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना लाई गई है। ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल का आरंभ हुआ तथा डेटा तैयारी का आकलन करने के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स भी लाया गया है। तो ये कुछ चीजें थी जिससे भारत में न्यायिक अवसंरचना के बारे में हमें चीजें पता चलती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन निकाली जाती है उसके तहत हम लोग दिसंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसके पहले सेक्शन जो कि राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है, जिसमें आपके कुल 7 टॉपिक दिए गए हैं, तो 6 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका जो 7वां टॉपिक है, मतलब संक्षिप्त सुर्खियाँ, इस संक्षिप्त सुर्खियों में 8 टॉपिक दिए गए। इन 8 टॉपिकों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 की आई थी, इसके सदस्य कौन थे? 3 सदस्य थे, फेडरिक पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था और इसके सदस्य कौन थे। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के द्वारा मान्यता दी गई थी।
इसके अतिरिक्त यदि इसके कंपोजिशन या संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था। कई बार पूछा गया है कि प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनका चुनाव किया गया था। व्यवस्था क्या की गई थी कि प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए। इसमें शामिल 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था तथा 4 सदस्यों ने चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। तो कुल कितने हो गए? 389 सदस्य हो गए थे। हालांकि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा की सदस्यता घट करके 299 रह गई। जो 389 थी, ये घट करके 299 रह गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, वो स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने में संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से उत्पन्न दायित्व वित्त आयोगों की सिफारिशों तथा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष सहायता उपाय का प्रावधान किया गया था। राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 से लेकर के 2019-20 के बीच हस्ताक्षरित और संवितरित की गई सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु लिए गए ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ये विशेष सहायता उपाय प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में प्रस्तावित किया गया था, 1969 में। यह उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा प्रदत्त एक वर्गीकरण है जो पहाड़ी क्षेत्रों, सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन तथा गैर व्यवहार्य राज्य वित्त जैसी भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक हानि का सामना करते हैं। तो ये क्राइटेरिया था। आगे चल करके 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को केवल उत्तर पूर्वी और 3 पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रखा था। अभी आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। विशेष श्रेणी राज्य श्रेणी के तहत इनको फायदा क्या होता है? तो इसके तहत केंद्र सरकार सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाहरी सहायता पर राज्य व्यय के 90% हिस्से का भुगतान करती है, जबकि शेष 10% जो है वो ब्याज की 0% दर पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो धन खर्च नहीं हो पाता वह लैप्स अर्थात व्यवगत नहीं होता है और उसे अगले वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों में छूट प्रदान की गई है। तीसरा देखते हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक द्वारा अचल संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण के संबंध में। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी भारतीय नागरिकों अर्थात ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI को कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति के अलावा, तो ध्यान रखिएगा, कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति के अलावा भारत में अन्य अचल संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। RBI ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर कई प्रश्न प्राप्त होने के बाद स्पष्टीकरण दिया है। पहले का निर्णय क्या था? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के प्रावधानों से संबंधित था। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 49 के तहत रद्द किया गया था। तो देखिए, जो पहला वाला है आपका विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, इसे क्या कहते हैं? इसे फेरा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, शॉर्ट में फेरा के नाम से जानते हैं। जबकि जो दूसरा वाला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जो इसकी जगह पे आया था, जिसे इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, इसे फेमा कहते हैं, की धारा 49 के तहत रद्द किया गया था। दोनों ध्यान रखिएगा, फेरा कब आया था और फेमा कब आया था। भारत में OCI अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद और अधिग्रहण के संबंध में बात करें तो फेमा 1999 के द्वारा ये शासित है, मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा ये शासित होता है। दूसरा, खरीदी जा सकने वाली आवासीय व वाणिज्यिक संपत्ति की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, वो कितना भी खरीद सकते हैं। उन्हें अपने किसी अनिवासी भारतीय अर्थात NRI, OCI या निवासी रिश्तेदार से उपहार में कोई आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति हासिल करने की भी अनुमति है। इसके अतिरिक्त OCI अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारत में कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। ये फैक्ट याद रखिएगा, कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण। लेकिन
ये भी कंडीशन है, लेकिन उन्हें भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से इनको विरासत में लेने की अनुमति है। अगला पॉइंट देखते हैं, परसिमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए 6 और कश्मीर घाटी के लिए 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है। तो अगस्त 2019 में केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने तथा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत परसिमन आयोग की स्थापना की थी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 83 से बढ़कर के 90 हो जाएंगी। ठीक है, पहले 83 थी, अब 90, 7 सीटें बढ़ जाएंगी। जम्मू में पहले 43 सीटें, अब 43 हो जाएंगे, पहले कितनी थी 37। यहाँ पे 6 सीटें बढ़ाई गई हैं, 37 से 43 किया गया है, जबकि कश्मीर में पहले 46 थी, 1 सीट बढ़ा करके 47 कर दिया गया है। अतिरिक्त जो 24 सीटें हैं वो पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर अर्थात पीओके के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। परसिमन आयोग के बारे में बात करें तो पहले देखते हैं परिसीमन क्या होता है। परिसीमन जो है किसी देश या राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है, तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, यह एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। मतलब ये जो कार्य करता है इस तरीके का, उसी को परिसीमन आयोग कहते हैं, सीमा आयोग भी कहते हैं। अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जनगणना के बाद, परंतु प्रत्येक जनगणना के बाद जो है परिसीमन आयोग का स्थापना नहीं की गई है, उपबंध है, उपबंध कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक केवल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 1952 में, फिर 1963, 1973 और 2002 में। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिसीमन आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इसके आदेशों में अधिनियम की शक्ति होती है, एक्ट की शक्ति होती है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, इस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। इसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के या तो सेवारत हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयोग द्वारा नामित चुनाव आयुक्त। 3 चुनाव आयुक्त हो, मतलब चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं ना, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त या तो खुद शामिल होगा या किसी अन्य को 2 में से किसी एक को नामित करेगा। तीसरा, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं सुशासन दिवस, जो कि 25 दिसंबर को मनाया गया, के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है। अब इस जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अभिशासन अर्थात गवर्नेंस की स्थिति का आकलन करती है। यह राज्यों जिलों की रैंकिंग में या जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है, साथ ही सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करते हुए एक तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान करता है। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एक अर्धवार्षिक अर्थात वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा, और वर्ष में 2 बार। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र तैयार करना है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से उपयोग किया जा सके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है। कौन से 10 क्षेत्र हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, कृषि और संबंध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता, आर्थिक अभिशासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक एवं लोक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित अभिशासन। अब आगे देखते हैं, राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य राज्य समूह ए और समूह बी। तो एक में आपका पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा समूह ए और समूह बी है। इस सूचकांक की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वर्ष 2019 के सूचकांक में प्राप्त स्कोर की तुलना में 20 राज्यों ने अपने समग्र जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसके स्कोर में सुधार किया है। ग्रुप ए राज्यों में गुजरात ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि ग्रुप बी राज्यों में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है और वहीं पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो चारों ग्रुप में हमने देख लिया कौन किसमें शीर्ष पर है। ग्रुप ए में गुजरात है, ग्रुप बी में आपका मध्य प्रदेश है,
संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली है और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश है। आगे बात करते हैं अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के बारे में, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 महापौर भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय क्या था? नया शहरी भारत, न्यू अर्बन इंडिया। शहरी स्थानीय निकायों के महापौर या अध्यक्ष नगर निकाय के राजनीतिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वर्तमान में महापौरों का चुनाव नगर पार्षदों द्वारा किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पार्षद को मतदाता चुनते हैं और ये मिलकर के महापौर चुनते हैं। देखिए, महापौर के कार्यालय से संबंधित मुद्दों की बात करें तो इनके संबंध में जो मुद्दे हैं, पहला है लघु कार्यकाल। भारतीय शहरी प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण 2017 में यह पाया गया केवल 20% शहरों में ही महापौरों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध है। 74वें संविधान संशोधन में महापौरों के निर्वाचन की विधि या कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया। दूसरा, कार्यकारी अधिकार का अभाव। ज्ञातव्य है कि प्रमुख कार्यकारी शक्ति सरकार द्वारा नियुक्त नगर पालिका आयुक्त के पास होती है, इसलिए महापौर केवल नाम मात्र का पद ग्रहण करते हैं। महापौरों के लिए उपलब्ध सीमित कार्यकारी शक्तियों को शहरी अभिशासन में अक्षमता और कुप्रबंधन के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में देखा जाता है। किए जाने वाले उपाय क्या है? तो देखिए, मतलब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? तो पहला, शहरी निवासियों का प्रत्यक्ष जनादेश होना चाहिए। महापौर के पद की वैधता और जवाबदेही में वृद्धि कर सकता है यदि इनको डायरेक्ट चुना जाएगा। तो राज्यों द्वारा या राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाहों के विपरीत महापौरों के लिए निश्चित कार्यकाल अधिक निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि नौकरशाहों को अकस्मात स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की। कहां पर? भोपाल और इंदौर में। देखिए, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में बात करें तो इसका प्रस्ताव बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार तथा साथ में प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था की समस्याओं इत्यादि के कारण किया गया है। पुलिस सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित विभिन्न समितियों ने भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नरी प्रणाली की सिफारिश की है। अब इस दोनों को समझ लेते हैं, जो पहले दोहरी कमान प्रणाली थी और ये जो कमिश्नरी प्रणाली है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला देखिए, दोहरी कमान प्रणाली जो अभी तक चली आ रही है, उसमें क्या है, एक जिले में जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम और पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी द्वारा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का साझा किया जाता है। इसके तहत नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था होती है। इसमें पुलिस प्रशासन के निरीक्षण के लिए एसपी को डीएम के साथ कार्य करना होता है। डीएम को गिरफ्तारी, वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। वहीं कमिश्नरी प्रणाली में क्या होता है, इसमें पुलिस आयुक्त अर्थात कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी एक एकीकृत पुलिस कमांड संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। डीएम के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो सीधे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। इस पद को मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे डीएम के पास मजिस्ट्रेटियल पावर होती है, वैसे इसके पास भी होती है। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। डीआईजी या उससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारी को सीपी अर्थात कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसे विशेष संयुक्त अपर उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे अधिकारियों को निवारक गिरफ्तारी धारा 144 लागू करने और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। पुलिस के पास अधिकतम 2 वर्षों के लिए लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने और किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर करने की भी शक्ति होती है। इसे जटिल शहर केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। इससे मतलब ये जो कमिश्नरी प्रणाली व्यवस्था है। आगे बात कर लेते हैं डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत के बारे में, डिफॉल्ट बेल के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए ने एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है। डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत एक अधिकार है, अपराध की प्रकृति से निरपेक्ष, मतलब अपराध किसी भी प्रकार का है, परंतु जो अपराधी है उसके लिए जमानत एक अधिकार है जो उस समय प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन है, जो उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति को या व्यक्ति की निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है। मतलब अभी वो अपराधी साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर दोष लगाए गए हैं और पुलिस जो है एक निश्चित समय में जांच पूरी नहीं कर पाती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है। अधिकांश अपराधों के लिए पुलिस के पास जांच पूरी करने और न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय होता है। हालांकि कुछ अपराधों के लिए 90 दिन या 180 दिन की भी सीमा निर्धारित की गई है। तो यहां पर हम लोगों ने इन चीजों को देखा। इस प्रकार से हमारा जो पहला सेक्शन था आपका पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था और शासन, वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।